नमस्कार। 5 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के शिवपुर में ट्रायल साइट पर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया। इस तरह का होता है, ये एक गुब्बारे के जैसा रहता है और इसे बहुत ऊंचाई पर भेज दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म का विकास किया है ADRDE ने, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ का एक हिस्सा है। और इसने इस एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा और वहां पर हवा में यह 62 मिनट तक रहा, 1 घंटे से अधिक रहा। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है पृथ्वी के अवलोकन करने में, अर्थ का सर्वेलेंस करने में, खुफिया जानकारी जुटाने में, निगरानी करने में, टोही कार्यों में, रिकॉनेसेंस के कार्यों में, ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कार्य करने में। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है और ये 5 परत में बांटने का आधार क्या है? तो वहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके आधार पर। तो सबसे निचला जो परत है वो है ट्रोपोस्फेयर, वह 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यहाँ पर मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ तापमान घटता चला जाता है। यहाँ वायुमंडल का द्रव्यमान जो लगभग 80% है, जलवाष्प और बादल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहीं पर भेजा गया था वो स्ट्रेटोस्फेरिक डिवाइस एयरशिप। इसकी ऊंचाई जो है 12 से 50 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है और यहाँ पर ओजोन परत इसी का एक हिस्सा है। ओजोन परत के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि यह यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है और हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वह बढ़ता है। समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, खास करके ओजोन परत वाले हिस्से में बढ़ता है, क्योंकि ओजोन जो है, ओजोन परत यूवी रेज को अवशोषित कर लेता है। फिर भी यहाँ पर जो मौसम की दशाएं रहती है वो बहुत ही काम रहती हैं, बहुत ही स्थिर रहती हैं, इसलिए हवाई जहाज़ों के लिए यह एक आदर्श लेयर है। इसके बाद आता है मध्यमंडल मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच विस्तृत है और यह सबसे ठंडा इसका हिस्सा है, वह है मेसोपॉज। यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान जो है वह कम होता है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उल्काएं जो मेटियोर्स होते हैं, जो अंतरिक्ष से आने वाले हेवनली बॉडीज होते हैं के टुकड़े होते हैं, वो यहाँ पर जल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही थिन एयर होता है, पतली हवा होती है और घनत्व भी बहुत ही कम होता है। और इसके बाद आता है मेसोस्फीयर के बाद आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में भी तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ भी सौर विकिरण का अवशोषण किया जाता है, लेकिन चूँकि हवा बहुत ही पतली होती है इसलिए व्यक्ति को लगेगा कि यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, जबकि तापमान बहुत ही अधिक रहता है, 1500 डिग्री सी तक बढ़ जाता है। यहाँ पर ऑरोरा को देखा जा सकता है, नॉर्दर्न लाइट्स जो होते हैं, जिन्हें कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे, फिनलैंड इत्यादि से आसानी से देखा जा सकता है, तो वो यहीं पर घटित होते हैं, इसी थर्मोस्फीयर पर घटित होते हैं। यहीं पर अंतरिक्ष स्टेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, यह चक्कर लगाता रहता है और इसके बाद जो लेयर आता है वह है 700 से 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत, उसे कहते हैं बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यह सबसे बाहरी परत है और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यह पतली परत है। यहाँ पर सैटेलाइट्स जो भेजे जाते हैं वो चक्कर लगाते हैं इसी मंडल में, बाह्यमंडल में ही। अब अगर चित्र से आप देखें तो सबसे निचले वाला परत जो है वह ट्रोपोस्फीयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुब्बारे उड़ रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं, मौसम की घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जहाज जो है उड़ते हैं और फिर वो नीचे ट्रोपोस्फीयर से आकर धरती पर उतरते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर का ही एक हिस्सा है ओजोन लेयर। और इसके बाद आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में आप ऑरोरा की गतिविधियाँ यहाँ पे देख सकते हैं, मेटियोर्स को देख सकते हैं। और इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंतरिक्ष स्टेशन है और इसके बाद आता है एक्सोस्फीयर, जहाँ से कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं। तो अब प्रश्नों को हम लोग बना लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा एक ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। अधिकांश मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो इसका उत्तर होगा ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है
समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है? तापमान जो ऊंचाई के साथ किस परत में घटता जाता है? तो यह घटता जाता है मीसोस्फीयर में, मध्य मंडल में। जबकि थर्मोस्फीयर में हमने देखा कि यह बढ़ता जाता है और स्ट्रेटोस्फीयर में भी बढ़ता जाता है और बहिर्मंडल में भी बढ़ेगा आगे, क्योंकि वह तो अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? तो उल्कापिंड जल जाते हैं मीसोस्फीयर में, मध्य मंडल में जलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS वायुमंडल की किस परत में परिक्रमा करता है? तो यह परिक्रमा करता है थर्मोस्फीयर में। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो यह है आयनमंडल। आयनमंडल यूँ तो कई सारे स्फीयर्स में बटा हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप हिस्सा है उसका वह है थर्मोस्फीयर के अंतर्गत आता है आयोनोस्फीयर। वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? क्योंकि यह सूर्य विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका उत्तर होगा समताप मंडल और थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? तो यह होगा एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की किस परत में हवा का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर होगा ट्रोपोस्फीयर। वॉरेन बफेट जो कि एक बहुत ही महान निवेशक माने जाते हैं, वो बर्कशायर हैथवे के CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि वो अब अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे और उनका स्थान लेंगे ग्रेग एबेल, जो कि अभी इस कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें वॉरेन बफेट को ओमाहा का ओरेकल भी कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु, योग विशेषज्ञ पद्मश्री बाबा शिवानंद की मृत्यु हो गई है। उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 128 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है और पद्मश्री पाने वाले ये सबसे अधिक आयु के व्यक्ति हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि भारत विश्व में ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों का विकास किया गया। चावल की किस्मों का विकास किया गया, ये याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये जो किस्में होंगी वो क्या होंगी? अच्छा उत्पादन देंगी, जलवायु के अनुकूल होंगी और ये जल भी कम खपत करेंगी, तो जल संरक्षण भी होगा। ये जो 2 किस्में हैं वो हैं DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1। इनका विकास करने के लिए क्रिस्पर कैस आधारित जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इनसे जो लाभ होने वाला है वह क्या होने वाला है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 20% की कमी आएगी, उपज में 19% की वृद्धि होगी और सिंचाई के पानी की भी बचत होगी। DRR चावल 100 का विकास जो किया है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने किया है। दूसरी किस्म जो है पूना DST चावल 1, उसका विकास किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने बताया है कि भारत सरकार -5 और +10 के फार्मूले पर भी काम कर रही है। यह फार्मूला क्या है? यह फार्मूला यह है कि चावल की खेती के क्षेत्र में 5 मिलियन हेक्टेयर घटाना है और 10 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ाना। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर होगा भारत। नई जीनोम संपादित चावल की किस्मों से जुड़े ग्रीन हाउस उत्सर्जन में अनुमानित कमी कितनी होगी? तो होगी 20%। निम्नलिखित में कौन सा लाभ विशेष रूप से नई विकसित जीनोम संपादित चावल की किस्मों के लिए उल्लेखित नहीं है? उच्च उत्पादन, बेहतर पोषण, जलवायु अनुकूलन क्षमता, जल संरक्षण। तो हमने देखा कि इसका उत्पादन ऊंचा होगा, जलवायु अनुकूलन क्षमता में भी होगी, जल संरक्षण में होगी, लेकिन पोषण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो इसका उत्तर होगा बेहतर पोषण। -5 और +5 फार्मूला का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा चावल की खेती के जो क्षेत्र है उसको कम कर देना है 5 मिलियन हेक्टेयर और उसके उत्पादन को बढ़ा देना है 10 मिलियन हेक्टेयर। नई चावल को विकसित करने के लिए किस जीनोम संपादन तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा क्रिस्पर कैस। अब क्रिस्पर कैस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्रिस्पर कैस का अर्थ है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, CAS का अर्थ है। तो इसमें क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ये कैसे काम करता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी जीव के DNA को बदला जा सकता है। यहाँ पे जैसे चावल के DNA को बदला गया है, तो DNA को बदलने के लिए क्या किया है, तो जिस DNA को जिस जहाँ पे टारगेट DNA है उस टारगेट DNA को चिन्हित कर लिया जाता है और उसको चिन्हित करने के बाद उसको काटा जाता है। काटने के लिए एक
एंजाइम का प्रयोग किया जाता है प्रोटीन का, उसका नाम है Cas9। Cas9 को इस डीएनए तक पहुंचाने के लिए, जो टारगेट है हमारा, उस डीएनए तक पहुंचाने के लिए इस डीएनए को उड़ाना है, और इसको उड़ाने के लिए एक आदमी चाहिए, एक भेड़िया चाहिए, गुप्तचर चाहिए। तो वो रास्ता दिखाएगा ओवरग्राउंड वर्कर, वो जो है ये है आरएनए है, गाइड आरएनए होता है, वो इसके साथ जाता है, इसको लेकर जाता है, उसको इस जगह पे पहुंचा देता है कि यहाँ पे इस डीएनए को उड़ा देना है। अब ये Cas9 जाता है और यहाँ पे कटिंग कर देता है, वो डीएनए को काट देता है। अब डीएनए जब कट गया तो अगर आप वहाँ पर नए डीएनए, कुछ अलग विशेषता वाला डीएनए डालते हैं तो उसको कहते हैं नॉक इन, और अगर नहीं डालते हैं कुछ भी तो वो होता है नॉकआउट। तो यहाँ ये वाला जो डीएनए का जो ये हिस्सा है वो बेकार हो जाता है। अगर कुछ अलग विशेषता डालेंगे तो नया डीएनए डालना पड़ेगा, उसे नॉक इन कहेंगे। इस जो टेक्निक को अपनाया गया है वह बैक्टीरिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे अपनाया गया है। कैस प्रोटीन्स होते हैं, ये कई सारे प्रकार के होते हैं, Cas9, Cas12, Cas13। यहाँ पर अभी जो चावल का विकास किया गया है उसमें Cas12 का भी प्रयोग किया गया है। आमतौर पर Cas9 का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। CRISPR-Cas प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा डीएनए सीक्वेंस को एडिट करना, डीएनए अनुक्रमों को संपादित करना। Cas9 क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को काट देता है। CRISPR प्रणाली में गाइड आरएनए का क्या कार्य है? वह क्या करता है? वह ओवरग्राउंड वर्कर, वह डीएनए तक ले जाता है Cas9 को लक्ष्य डीएनए तक ले जाना। CRISPR तकनीक की मदद से क्या किया जा सकता है? केवल पौधे को बदला जा सकता है, केवल वायरस को खत्म किया जा सकता है, किसी भी जीव के जीन को संपादित किया जा सकता है, केवल बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से किसी भी जीव के जीन को एडिट किया जा सकता है। CRISPR किससे प्रेरित तकनीक है? तो इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली। जब उस पर वायरस अटैक करता है तो उस समय बैक्टीरिया इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल के नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।